Hello everyone, this is Monica here, and today we are going to complete the chapter 4 of class 8th history, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसके पहले के 3 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हिंदी में, जिसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग उस लिंक के थ्रू आप उन चैप्टर्स को भी देख सकते हैं जो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो जैसे कि इसके हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि ये जो चैप्टर है वो आदिवासियों के बारे में दिया हुआ है, और जहां से कि एक स्वर्ण युग की जो कल्पना थी, निर्माण था, हम कह सकते हैं, वो शुरू हो गया था। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। वैसे तो इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इस चैप्टर में ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ भी मुझे लगेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। घूमते देखा गया था। तो यहाँ पर मेनली जो बिरसा बिरसा मुंडा, आपने लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि बिरसा मुंडा जो कि बिहार और झारखंड के विकास और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। अपने कार्यों और आंदोलन की वजह से जो बिहार और झारखंड में लोग बिरसा मुंडा को, कह सकते हैं, वे भगवान की तरह पूजते थे। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह पारंपरिक भू व्यवस्था के जमींदारी व्यवस्था में बदलने का भी एक कार्य किया था। तो उन्हें यहाँ पर बोला गया है कि झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में और गांवों में उन्हें घूमते हुए देखा गया था। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। हम्म, मेरा पेन यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई नहीं। हाँ, बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दीकुओं, यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए भेजा है। यानी कि बिरसा मुंडा ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि ईश्वर ने उन्हें लोगों की रक्षा के लिए और बाहरी लोग की गुलामी, जो बाहर से लोग आते हैं और शासन करने लग जाते हैं, तो उनकी गुलामी से बचाने के लिए और रक्षा करने के लिए ही ईश्वर ने उन्हें भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने के लिए आया है, और लोगों को भी ये विश्वास हो गया था कि बिरसा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो मुंडा जो है वो एक जनजातीय समूह है, और बिरसा का भी जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। बिरसा के समर्थकों में केवल मुंडा जनजातीय समूह के लोग ही नहीं, बल्कि संथाल और उराव जो आदिवासी जो समूह थे वो भी उसमें शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। अब उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो जिसकी वजह से आदिवासियों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। काफी परेशान थे वो लोग अंग्रेजों के द्वारा पैदा की गई समस्याओं से। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। अब जो उनकी हमेशा से जो जीवन शैली चली आ रही थी, वो उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजों के कारण अब वो नहीं हो पा रही है। आजीविका खतरे में थी उनकी, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करने जा रहे हैं। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। तो इसमें दिया हुआ है कि पिछले साल में लास्ट ईयर की क्लास में आप लोगों ने आदिवासी समाजों के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें ज्यादातर जो कबीले के जो रीति रिवाज थे, रस्में थी, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो निर्धारित किए गए थे रीति रिवाज रस्में, उनसे अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों से उन कबीलों के रीति रिवाज भिन्न थे।
लेकिन इतने भी भिन्न नहीं थे जो कि जाति के आधार पर लोगों को समाज में बांट दें। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे रहते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। तो अब इसमें ये बात बोली गई है कि जो कबीले के सारे लोग, एक कबीले के जितने भी लोग होते थे, मान लो एक फैमिली के होते थे वो, कोई ना कोई उनमें रिलेशन होता था आपस में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था। वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली डिफरेंस उनमें होता था। कोई अमीर हो, मतलब अमीर तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि भाई बहुत पैसे वाले होते थे वो। हाँ, लेकिन उनमें सामाजिक और आर्थिक फर्क था, एक फैमिली होते हुए भी। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक पूरा जो परिवार होता है, फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ थोड़े रिच होते हैं, कुछ थोड़े से डाउन रह जाते हैं, लेकिन होते वो पूरी फैमिली ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज जनजातीय जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। 19वीं सदी तक जो आदिवासी और जो कबीले के जो लोग थे, वो बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियां करते थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है कि जिसमें एक बार खेती करने के बाद उसको जला दिया जाता है और कुछ साल के लिए उस खेती को छोड़ दिया जाता है। मतलब उस भूभाग पे कोई किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती है, जिससे कि भूमि को दोबारा से उपजाऊ बनाया जा सके। तो वो होती है झूम खेती। तो वो लोग झूम खेती भी करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? घुमंतू खेती। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जंगलों में होती थी इस प्रकार की खेती, झूम खेती, जो कि छोटे छोटे जंगलों के टुकड़ों में की जाती थी। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पे की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। अब जंगलों में रहते थे, तो जंगल तो घने होते हैं, पेड़ पौधे भी काफी बड़े बड़े होते हैं उसमें। तो ये लोग क्या करते थे, जब जमीन पे ये लोग खेती करते थे, तो पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे, जिससे कि सीधी धूप जमीन पर लग सके। और जो जमीन में जो गंदगी होती थी, उगी घास फूस होती थी, खरपतवार होते थे, उसको जला करके साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। अब जो घास फूस से जलने वाली जो राख थी, उसको आप छिड़क देते थे वो पूरी जमीन पे जहाँ पे उन्हें खेती करनी होती थी। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। ठीक है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। कुदालों से पेड़ों को काट देते थे जहाँ पे उन्हें खेती करनी होती थी, और कुदालों से थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी को कुरेद देते थे, खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे। अब खेतों को क्या करते थे, जोतने और बीज रोपने की बजाय, अब जो आजकल की खेती होती है उसमें जुताई होती है, बीज रोपण किया जाता है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, अब इतने उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी भी पहले विकसित नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उस पे बीजों को खेत में बिखेर देते थे, ऐसे ही डाल देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, तो उसे वे काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। अब जब खेत में फसल पैदा हो गई, उसे काट करके अब वो दूसरी जगह चल देते थे। दूसरी जगह चल देते थे। आप कहते होंगे अब ये कैसी खेती है भैया? तो पहले ही स्टार्टिंग में पैरा में फर्स्ट लाइन में दे दिया गया है, झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। मतलब वो जो लोग घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे, जहां भी जाते थे वहीं पे खेती करते थे वो। जहां से उन्होंने अपनी अभी फसल काटी थी, वह जगह कई साल तक फिर पड़ती पड़ी रहती थी। अब झूम खेती मैंने आप लोगों को बताया कि उसको एक बार कटाई करने के बाद, फसल उगने के बाद उसमें उसको छोड़ देते थे एज इट इज, जिससे कि वो पड़ती उसकी पड़ी रहती थी और उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए। तो इसलिए उसको ऐसे ही खाली छोड़ देते थे, उस पर कोई खेती नहीं की जाती थी दोबारा। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। ठीक है।
पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जो जंगली इलाके होते थे उनमें वो मोस्टली रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। अब ये जो आदिवासी समूह थे, मतलब कह सकते हो कि पूरा जंगली इन्हीं का होता था। वो बेरोक टोक बिना किसी दखल अंदाजी के पूरे जंगलों में घूमते थे, फसल उगाते थे, कटाई करते थे और जंगलों का इस्तेमाल करते थे अपनी मतलब सुविधा के अनुसार। वे केवल इसी तरीके से ही घुमंतु खेती कर सकते थे और घुमंतु खेती भी वो इसी तरह से कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब आदिवासी समूहों में कुछ तो झूम खेती करते थे, कुछ जो थे शिकारी थे और संग्राहक थे, मीन्स जो शिकार करके लेके आते थे और संग्रह करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। पशुओं को शिकार करके वो उन्हें खाते थे और जो वन्य उत्पाद होते थे, अब जंगल है तो बहुत सारी उन्हें चीजें मिलती थी उस पे जो उनके लिए कुछ फायदेमंद भी होती थी, तो वो उन्हें काट के इकट्ठा कर लेते थे अपने पास। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। ऑब्वियसली वो जंगल में रहते हैं और जंगल में बेरोक टोक घूमते थे। उनकी पूरी कह सकते हैं कि लाइफ ही जंगलों पे आधारित थी, तो उनके लिए जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था जंगल। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। अब एक और समुदाय निकल के आया है जो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला था, उसको क्या नाम था, खोंड समुदाय। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ, देखो मैंने कुछ ये दिया हुआ है साल का फ्लावर यहाँ पे आप लोगों के लिए, पिक्चर आपने देखा भी होगा। साल जो एक पेड़ होता है और महुआ होता है एक फूल जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बीजों को वो इस्तेमाल करते थे, इनका तेल निकाल करके। इलाज के लिए वो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते थे। अब पहले डॉक्टर्स तो नहीं होते थे कि छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी हो तो तुम डॉक्टर के पास भाग जाओ। वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे जो उन्हें जंगल से प्राप्त होती थी। कहाँ थे हम? और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे और इसी तरह से वो अपना थोड़ा जो रुपए पैसे थे वो भी कमा लेते थे। जंगलों से प्राप्त हुई चीजों को वो बाजारों में बेच करके थोड़ी सी उनकी अर्निंग भी हो जाती थी। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की स्क्रीन पे क्लियर नहीं है। हाँ तो अब मेरे को इसमें सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को ये दिखाई नहीं दे रही है इसमें, नीचे नीचे की लाइन पता नहीं हाइड हो गई है मेरी स्क्रीन पर। तो मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की जरूरत होती थी तो वो इन आदिवासी समूहों से ही हेल्प लेते थे। आदिवासी लोग भी जो होते थे वो जंगलों से प्राप्त हुई चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से रखते थे और साथ में स्थानीय बाजारों में भी उन्हें बेच देते थे। हम्म, और उन्हें जब भी वो साल और महुआ के फूलों की जरूरत होती थी तो वह खोंड समुदाय के लोगों को ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अब दूसरे अनाज और चावल वो कहाँ से खरीदते थे, कैसे प्राप्त होते थे उन्हें? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। अब कई बार तो क्या होता था, उनके पास जो चीजें होती थी वो उन्हें दूसरों को दे देते थे और दूसरों के पास उनकी जो जरूरत की चीजें होती थी वो उन्हें दे देते थे। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। लो लीजिए बताइए, आसपास के गांव में वो लोग नौकरी भी करते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था।
अब वन उत्पाद जब कम पड़ जाते थे उनके लिए, उन लोगों के लिए, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा मजदूरी के लिए भटकना भी पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत की बैगा और औरों के लिए काम करने से कतराते थे। लेकिन मध्य भारत के कुछ ऐसे कबीले थे, आदिवासी जो लोग थे, वो दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान ही मानते थे। वो सोचते थे हम जंगल की संतान है, तो जंगल से जो भी हमें उपज मिलेगी, जो भी प्राप्त होगा, हम उसी से ही अपना काम चलाएंगे, हम किसी का काम नहीं करेंगे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात हुआ करती थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। अब जो चीज उनके पास नहीं होती थी वो उन्हें खरीदनी पड़ती थी बाजारों में जाकर के। तो इसके लिए वो कभी कभी व्यापारी जो होते थे, बाजारों के महाजन होते थे, उन पे वो लोग आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीजें बेचते थे। अब व्यापारियों का तो काम ही यही है, सस्ते माल पे चीजें खरीदना और महंगे पे उसे बेचना। जब भी ऐसा ही होता था। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा लगाते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। तो इस तरह से कर्जा उन पर होता जा रहा था। मजदूरी उन्हें बहुत मुश्किल से मिलती थी कभी कभी। तो अब क्या होता था, अब जब वो कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता था, ब्याज उसका बहुत ज्यादा होता था जो वो कभी नहीं चुका पाते थे, तो इस चीज की वजह से वो कर्ज और गरीबी में ही धकेल दिया था उन्हें। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ें मानने लगे थे। ठीक है, तो अब व्यापारियों महाजनों को वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मानने लगे थे कि यही है भैया जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ जानवर पालते थे, झूम खेती करते थे। ठीक है, जानवर पालते थे, कुछ सामान इकट्ठा करते थे, संग्राहक थे। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। तो आपने देखा होगा, कुछ आदिवासी समूह होते हैं जो मवेशियां पालते हैं, जिनमें भेड़ बकरियां होती हैं, जो उन्हें लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो पंजाब के पहाड़ों में जो रहने वाले गुज्जर थे और आंध्र प्रदेश के जो लबाड़िया थे, वो गाय व भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार का वक्त, बुनाई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी? हाँ, तो एक ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जो विभिन्न प्रकार के समाजों में, जो विभिन्न समाज होते थे, उसमें जो रहते थे लोग, उनमें जो काम और समय के बारे में क्या सभी लोग एक जैसा सोचते थे? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारे से चलती थी। तो जो आदिवासी होते थे, तो उनकी जो जिंदगी थी, उनका एक सीक्वेंस बना हुआ था, मतलब कुछ अरेंजमेंट्स बना रखे थे उन्होंने ऐसे। तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि ये काम मर्द करेंगे कि ये काम औरत करेंगे। हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है। जो काम आदमी कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं, जो औरतें कर सकती हैं वो आदमी भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कामों को छोड़ करके। हम्म। तो लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे एक उन्होंने अपने जो काम थे वो बांट लिए थे। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूठों को काटने जाती थी। ठूठे क्या होते थे? जो पेड़ जो सूख जाते थे, जिनमें कोई पत्तियां वत्तियां नहीं होती थी। तो चैत में वो औरतें उन ठूठों को काट काट करके उनकी लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम करती थी। पुरुष पुरुष बड़े पेड़ों पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। मतलब पूरे चांद के समय
जब चांद पूरा होता था तो पूरब से स्टार्टिंग करते थे वो शिकार करने की। शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो आसमान होता है वो साफ होता है और रोशनी भी बहुत होती है, जिससे वो आराम से शिकार कर पाते थे रात के समय। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे वो लोग। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। तो जो बैगा औरतें थी वो या तो केवल जड़ें और कंद इकट्ठा करती थी या सिर्फ महुओं के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लाती थी। आज भी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। मतलब शिकार वो हमेशा करते रहते थे। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। फटकन में ना उनको फटकारा जाता था और उनके छिलकों को अलग और उनकी सीड्स को, मतलब मेन जो फसल होती थी उसको अलग किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन्य उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। तो इस तरह से उनका कुछ सीक्वेंस क्रम बना हुआ था अपने अपने कामों को लेकर के। हम्म, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। अब 19वीं सदी से पहले क्या हुआ कि जो बहुत सारे जनजाति अब उन्होंने इधर उधर जाना छोड़ करके एक जगह ही टिक गए वो, और वहीं पे खेती शुरू कर दी उन्होंने। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। तो अब वो लोग हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और साथ में जिस जिस जमीन पे वो खेती करते थे उसका अधिकार भी उन्हें मिलता जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी हो जाते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। तो ब्रिटिश अफसरों को जो गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा उनको अच्छे और सभ्य नजर आते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। मतलब अब जो एक जगह टिक के रहने लग गए थे उनको अंग्रेज लोग अच्छा मानते थे, सभ्य मानते थे। और जो लोग जंगलों में घूमते रहते थे उनको लोग जंगली और बर्बर मानने लगे वो लोग। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना चाहिए। फिर से मेरी नीचे की लाइन गायब हो गई है। शायद मेरी एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इस टाइम के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना मतलब और ठहरना ही होगा। हम्म, उन्हें अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा। और वैसे भी स्टार्टिंग में चैप्टर के दे दिया गया है कि अंग्रेजों से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो अब इस पैरा से ये लाइन क्लियर है कि अंग्रेजों को एक जगह रहकर टिक कर रहने वाले लोग तो सभ्य लगने लगे। जो बाकी जो जंगल में घुमंतू खेती करते थे, घूमते रहते थे इधर उधर, तो वो लोगों को अंग्रेज लोग पसंद नहीं करते थे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। अब औपनिवेशिक शासन आता जा रहा था, तो उससे आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा।
औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन क्या होता था, मतलब पूरी एक कॉलोनी बना लेना, सोसाइटी बना लेना। अब अंग्रेजों का शासन चालू होता जा रहा था, तब उससे आदिवासियों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। ब्रिटिश शासन के दौरान जो आदिवासियों का समूह था, उनमें अब जीवन में उनके बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। अब ये क्या बदलाव थे, चलिए हम देखते हैं। आदिवासी मुखियाओं को क्या क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों की मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। अब अंग्रेज जब तक नहीं आए थे, तो बहुत सारे जो आदिवासी जो इलाके होते थे, उनमें मुखिया सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन माने जाते थे। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत भी होती थी, और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। आप लोग जानते होंगे कि मुखिया का क्या रोल होता है। वो फाइनेंशियली भी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अच्छे होते हैं, और उनमें मतलब कंट्रोल करके रखते थे वो अपने इलाकों को। कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी, और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। अब ब्रिटिश शासन आने से उनके कामकाज, जो जो तरीके थे, और बहुत सारी चीजें वो काफी बदल गई। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। उनको जमीन तो मिल रही थी, लेकिन उनकी जो शासन करने की जो उन्हें पावर थी उनके पास, मुखियाओं के पास, वो उनसे छिन गई। और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को ही मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब उन्हें मतलब फोर्सफुली जो अंग्रेजों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, वो उन्हें मानना पड़ रहा था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। अब जो उस समय अंग्रेजों के प्रतिनिधि होते थे, उसके हिसाब से उन्हें अपने समूहों को भी कंट्रोल करना पड़ता था। पहले उनके पास जो ताकत थी, वह अब नहीं रही थी। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि उनकी ताकत जो पहले थी, अब वो नहीं रही थी अंग्रेजों के शासन से। बहुत सारी उनकी लाइफ में चेंजेस हो गए थे, उनके काम करने के तरीके में, उनकी कंट्रोलिंग पावर में, उनके शासन में। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। अब वो क्या थे, वो परंपरागत जो उनके काम थे, जो हमेशा से वो करते आ रहे थे, अब वो नहीं कर सकते थे। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूहों से जो अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे। ओह गॉड। तो अब इसमें घुमंतु जो काश्तकार हुआ करते थे, अब अंग्रेजों से उन लोगों को भी काफी परेशानी होने लगी। अंग्रेजों का उन पर भी कंट्रोल हो गया। अब वो उन्हीं अपने जो काम जो करते थे, उनसे वो छीनने लग गए। उनको अंग्रेजों के अनुसार ही अपने वो काम भी करने पड़ते थे। जो घुमंतु जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो काश्तकार होते थे, वो एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा मींस उनके लिए ये नियम बना दिया गया था। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि जो एक जगह लोग रहते थे, किसान रहते थे, काश्तकार जो भी थे वो लोग, उन पर कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान था। अब वो घूमते रहते थे, तो उनकी कैसे कंट्रोल करते उन्हें वो लोग। तो इसलिए अब उनके लिए ये नियम बना दिया गया कि वो स्थायी रूप से एक जगह रहें और खेती करें। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, और वो क्या चाहते थे कि मतलब एक जगह रहेंगे, तो उन पे कि जिस जिस भी तरह से वो आमदनी करते थे, उन काश्तकारों से, किसानों से, आदिवासियों से, तो उनको नियमित स्रोत भी बना रहेगा। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी, दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। अब इसमें क्या था, अब अंग्रेजों का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था, औपनिवेशिक शासन आ चुका था, हर चीज पे उनका कंट्रोल था। तो अब जो आदिवासी जो कबीले थे, जो समूह थे, किसान थे, काश्तकार थे, उन लोगों को एक स्थायी ठिकाना उन्होंने बना दिया कि स्थायी रूप से रहो, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट था। उनकी कंट्रोलिंग पावर उस समय ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि घूमते हुए लोगों पे कंट्रोल करने से ज्यादा एक जगह रहने वाले इंसान पर या कबीले पर, समूह पर कंट्रोल करना ज्यादा आसान था। अब उनसे उत्पन्न पैदावार में भी अंग्रेजों को बेनिफिट मिलता था।
और उनसे वो लगान लेते थे। कुछ किसानों को उन्होंने भूस्वामी बना दिया था, कुछ को पट्टेदार बना दिया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने नियम उन पे लागू कर दिए थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था। अब मतलब अंग्रेजों के लिए कुछ ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रही उनकी ये नीति जो थी, क्योंकि जहाँ पे पानी कम होता था, मिट्टी सूखी होती थी, तो वहां पे हलों से खेती नहीं कर पाते थे वो लोग। बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों का अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंती खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसे कि आपने देखा है कि आदिवासी समूहों को का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। जंगलों पर भी कंट्रोल कर लिया था उन्होंने, राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिए गए थे, रिजर्व्ड। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। तो रिजर्व्ड एरिया उन्होंने जंगल कौन से एरियाज को घोषित घोषित कर दिया था जहां पे उन्हें कुछ फायदा होता था, इमारती लकड़ी उन्हें पैदा होती थी, तो वहां पे उन्होंने रिजर्व कर दिए वो इलाके। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं को शिकार करने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। अब जो रिजर्व्ड हो गए उस पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कंट्रोल था। वहां पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, ना कोई कुछ पैदा कर सकता था, ना लकड़ी काट सकते थे, ना वो खेती कर सकते थे, फल इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे, पशुओं का शिकार नहीं कर सकते थे। तो वहां पर कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? तो अब जो झूम खेती करते थे उनके लिए तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो उन्होंने आरक्षित घोषित कर दिए थे। अब वो अपना काम करें तो कहाँ करें, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब ट्रेन चलवा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। एक तो पहले ही उन्होंने बहुत सारे इलाके अपने आरक्षण में ले लिए थे, घूमना उन लोगों का बंद कर दिया था। लेकिन कुछ बगावत के बाद विरोध के बाद उनको इसकी इजाजत भी दी गई, तो अब वो काम भी वो लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। अब जंगलों के अंदर भीतर रहने पे भी आदिवासियों पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनके सामने ये समस्या पैदा हो गई थी कि रेलवे स्लीपर्स जब डाले जा रहे थे तो उसके लिए पेड़ काटना था, और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो अब ये और समस्या आ गई। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। अब जो अधिकारी थे अंग्रेजों के, उन्होंने इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। अब देखिए, अब उन्होंने तय कर दिया कि उनको लकड़ी इधर से उधर ले जाने के लिए, रेलवे के स्लीपर्स डालने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी। तो अब उन्होंने क्या एक शर्त रखी गांव वालों के आगे कि ठीक है, जंगलों में रहने की छूट दे दी जाएगी, एक छोटा हिस्सा उन्हें दे दिया जाएगा जहां पे वो रह सकेंगे और खेती कर सकेंगे, लेकिन उन्हें उसके लिए उनके लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। तो इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने जो थे वो सस्ते श्रम की आपूर्ति के लिए ये सब नियम बना दिए कि उन्हें श्रम, जो मजदूर वहां पे रहते थे बहुत कम श्रमिक पर पारिश्रमिक पर उन्हें रख लिया और अपना सारा वो काम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे,
और श्रम भी उन्हें बहुत कम मात्रा में देना पड़ता था। स्लीपर क्या होती है? हाँ, स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। आपने रेलवे लेन्स देखी होंगी जहाँ पे वो लकड़ी के, आजकल तो स्टोन्स के भी लगते हैं, पट्टे बिछे रहते हैं, तो वो होते हैं स्लीपर्स। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई थी कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। ये कुछ लाइंस हैं, गीत हैं, वो इकट्ठे उन्होंने, एल्विन उन लोगों के साथ रहे थे, तो अब उन्हें देखा कि अंग्रेजों के साथ उन लोगों का जीवन कितना कठिन हो रहा था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। वो अपने उन तौर तरीकों को ही फॉलो कर रहे थे जो सरकार को माने नहीं थे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी थी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। जो लोग अपने हिसाब से चलना चाहते थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिए थे। व्यापार की समस्या। 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदते हैं, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लग गया। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। तो 18वीं शताब्दी में जो भारत में जो रेशम उत्पन्न होता था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। आप वैसे ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर 3, आई होप आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ऑब्वियसली, जब 4 पे आए हैं तो उसमें ये सब चीजें बहुत दी हुई हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने कंट्रोल किया व्यापार की, उस समय क्या कंडीशन थी। तो उसी तरह से जो रेशम उत्पादक रेशम थी भारतीय, उसका जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी उस समय यूरोपीय बाजारों में। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारतीय रेशम जो था बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, तो वो सभी लोगों को आकर्षित करती थी। अब ऑब्वियसली बात है, अब कोई चीज जब सस्ते दामों में मिल रही है और बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, तो वो सब लोगों को आकर्षित करती है। सब लोग मोस्टली उसको लेना चाहते थे यूरोपीय बाजारों में। अब भारत की निर्यात तेजी से बढ़ गई। अब इस चीज में जो भारत निर्यात थी जो रेशम की, वो तेजी से बढ़ गई। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इसकी मांग करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे वो जिस चीज में उन्हें ज्यादा फायदा होता था, जिसकी मांग ज्यादा होती थी, वो उसी की खेती ही ज्यादा करवाते थे। ये चैप्टर 3 में भी है। नील की खेती, उस समय नील की डिमांड ज्यादा थी, तो नील की खेती पे उन्होंने फोकस किया था भारत में। मजदूरों को वो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो अब रेशम की भी यही कंडीशन हो रही थी। अब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी, तो वो अब रेशम उत्पादकों को फोर्स करने लगे अधिक से अधिक रेशम उत्पन्न करने के लिए। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी, रेशम जो है वो कीड़ों से प्राप्त होती है। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। रेशम के जो व्यापारी हुआ करते थे वो अपने एजेंट्स भेजते थे आदिवासियों के पास, उन्हें कर्जा देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। मतलब जो कीड़े थे, रेशम के कीड़े, जो उनसे रेशम पैदा होता था, तो उन्हें इकट्ठा कर लेते थे कुछ इन्हें कर्जा दे करके। 1,000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे उन्हें। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब देखिए, 1,000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपए आदिवासियों को दिए जाते थे और 5 गुना कीमत पर उन्हें बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। अब इसमें बिचौलियों को बड़ा फायदा होने लगा।
वो बीच में अपना बेनिफिट लेते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था और जो उत्पादक थे उन्हें बहुत कम दाम उस पे मिलते थे, बहुत ही कम दामों पे उन्हें अपने उत्पादन बेच देना पड़ता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। अब जैसे क्या हुआ, उन्हें इस चीज के अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे जिस चीज के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। तो अब ये सब चीजें उन्हें बुरी लग रही थी, तो अब वो बाजारों को और व्यापारियों को अपना दुश्मन मानने लगे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। चाय भी बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती थी इंडिया से। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, क्योंकि उस समय इस चीज की डिमांड भी बढ़ गई। 19वीं सदी के आखिर तक चाय की, कोयले की, तो खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था। और इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, मतलब ठेकेदारों के जरिए उन्हें भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार ने न केवल हम्म, हम्म, तो अब ये ठेकेदारों के जरिए जब ये उसमें भर्ती किए जाते थे मजदूर, तो अब ठेकेदारों को बीच में मुनाफा होता था और मजदूरों की जो कंडीशन थी वो और भी अधिक खराब होती जा रही थी। नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत भी की। 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 55 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम और सन प्लीज याद कर लीजिएगा आप लोग। अभी नहीं, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आप अपनी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आगे चल के देंगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जब भी आप लोगों को एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है तो बेटर है आप लोग इनको अच्छे से ध्यान रखें अभी से ये सब चीजें। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। बिरसा मुंडा, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया था, स्टार्टिंग में, कि आदिवासियों के जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव वो लेकर के आए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वो जो जिस अ, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी प्रकार के विद्रोह था, इसी प्रकार का। बिरसा मुंडा, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहांडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी कि मुखियाओं जो थे उनको विरोध विद्रोह का आह्वान करते हुए भी देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई जो उस समय चल रही थी, बगावत, वो लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उनका अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। तो ऐसा हो सकता है।
बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया, शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। मतलब बचपन में और किशोरावस्था में उन्होंने जो बातें सीखी थी वो उससे बहुत प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा का जो आंदोलन था वो आदिवासी समाजों की जो स्थिति थी उस समय वो उसे सुधारना चाहते थे, उनमें चेंज लाना चाहते थे। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों, हिंदुओं, जमींदारों को आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, इसमें फिर से एक लाइन मिसिंग है। इस बार पता नहीं मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। प्लीज आप लोग इसे पढ़िए क्योंकि मैं ये नहीं देख पा रही हूँ लाइन, और मेरे पास अभी इस समय बुक भी नहीं है। तो वैसे इसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो जो बिरसा मुंडा थे वो सीधी सी बात ये है कि वो अपने जो आदिवासी समूह थे उनकी जो उस समय कंडीशन हो रही थी वो उसे सुधारना चाहते थे। जो उनमें जो बुरी आदतें थी उन्हें वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उन्होंने वो अपने अनुयायी जो थे उनसे आह्वान किया कि उन्हें अपने जो पुराने जो रहने सहने के तरीके थे, जो गौरवपूर्ण जो जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। कहा उनसे कि ले वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। तो उन्हें पहले वाली बात याद दिला रहे थे कि हम ऐसा ही जीवन वापस लाना चाहते हैं जहां वह हिंसा से दूर थे, लड़ाई झगड़े से दूर थे, आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे, पेट पालते थे, जो नेचर की चीज थी उस पर डिपेंड थे। तो वो उस काल्पनिक जो युग की उसकी कल्पना कर रहे थे और उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो जीवन जीते थे, शांतिपूर्ण वाला। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने ही खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अब अंग्रेजों को परेशानी होने लगी इस चीज से कि ये जो है ये मतलब एक विद्रोह और ज्यादा पैदा हो सकता है ऐसे समाज में। तो जो अंग्रेजों के जो सामाजिक उद्देश्य वो पूरा करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे, अब उन्हें खतरा होने लगा इस सब चीज से। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ये जो आंदोलन था, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। और ये जो ताकतें थी जो उस समय समाज पे हावी हो रही थी, ये इन्हें सारी समस्याओं कष्टों का स्रोत मानते थे। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। जो पहले से उनकी जो परंपराएं चली आ रही थी वो नष्ट हो रही थी अंग्रेजों की नीतियों के कारण। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रही थी और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। आंदोलन बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने उसको खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में उन्हें 2 साल की सजा भी सुना दी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। परंपरागत जो उनके प्रतीक हुआ करते थे और उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने समर्थक जुटाने लगे। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण कौन थे यहाँ पे, दीको यूरोपीय को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीको और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए
और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा राज का क्या सिंबल था? सफेद व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई, हैजे से उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों को की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। अब ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें औपनिवेशिक जो शासन था उसको ये मजबूर कर दिया कि वो ऐसे कानून बनाए कि जिससे दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर पाए। और दूसरा क्या था? इसने एक बार फिर ये जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। मींस जब भी उनके साथ कुछ गलत हो वो इस चीज का विद्रोह कर सकते हैं, औपनिवेशिक शासन का भी और शासन के विरुद्ध कुछ भी, जो शासन उनके खिलाफ कर रही है, कुछ भी जो भी गलत है, तो वो समूह सक्षम है कि वो उसका विद्रोह या विरोध कर सकें। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया हो। तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके यहाँ से एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स शुरू होते हैं, तो ये इसके आंसर्स आप लोगों को खुद करने हैं और साथ में मुझे भी कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। और आगे जो चीज़ आप लोगों को अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।